Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. And in this video, we will discuss about class 12th economics chapter 1 that is introduction. So देखिए क्लास 12th का जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यू मस्ट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। देखिए बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं, दूसरी हमारी बुक है, और यहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि डिफर करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ओके, सो देखिए अभी हम चलते हैं मेन टेक्स्ट पे डायरेक्टली। इस बुक के अंदर आप पढ़ेंगे मेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द प्रिंसिपल्स विल बी स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन सिंपल लैंग्वेज आपको मिलेगा। ओके, बिकॉज यू नो एनसीईआरटी बहुत ही डिटेल में अपना यहाँ पर लिखते हैं, बट मेन बातें लिखते हैं। इफ यू ऑब्जर्व द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज अ होल, देखिए जब हम पूरी कंट्री का इकोनॉमी एक कंप्लीट उस रूप से देखते हैं, इट विल अपीयर दैट द आउटपुट लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुगेदर। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितने भी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज हमारे बन रहे हैं, उन सब का टेंडेंसी है कि वो एक साथ मीन्स कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन इज एक्सपीरियंसिंग अ ग्रोथ, ये बोल रहे हैं मान लीजिए फूड ग्रेन है जो उसकी ग्रोथ यहाँ पर बढ़ जाती है, उसके साथ साथ क्या होगा, इंडस्ट्रियल गुड्स की भी ग्रोथ बढ़ेगी, एंड धीरे धीरे और जो उससे प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी भी ग्रोथ अपने आप बन जाएगी। ओके, इफ एग्रीगेट आउटपुट लेवल, जो ये आउटपुट लेवल है, प्राइस लेवल या एम्प्लॉयमेंट लेवल, डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, बियर इन सब का आपस में क्लोज रिलेशनशिप होता है, और इन सब के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो आगे देखिए इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वी यूजुअली सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ हाउ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स कॉल्ड वेरिएबल्स लाइक प्राइसेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट एंड एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हमारे कंट्री का जितना भी टोटल प्रोडक्शन है, टोटल जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, प्लस उसके साथ जितना एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, वो सब कैसे रिलेटेड है वेरियस फैक्टर से, जैसे हमारे प्राइसेस हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, प्रॉफिट है, एक्सेट्रा, इन सब से कैसे रिलेटेड है। तो ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, एक बड़े दायरे पर हम स्टडी करते हैं। ओके, सो चलिए, तो देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक को, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ इंट्रो है बेसिकली, इन सब के बारे में आप हम इस बुक में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेन, दैट इज इकोनॉमिक एजेंट्स। सो देखिए बाय इकोनॉमिक यूनिट्स और इकोनॉमिक एजेंट्स वी मीन दैट, यहाँ पे एक डेफिनेशन बनती है कि डिफाइन इकोनॉमिक एजेंट्स। बेसिकली इकोनॉमिक एजेंट्स या फिर कहें तो इकोनॉमिक यूनिट्स क्या होती हैं, वो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं उनको हम इकोनॉमिक एजेंट या इकोनॉमिक यूनिट्स बोलते हैं। दे कैन बी कंज्यूमर, वो कंज्यूमर हो सकते हैं, एंड बिकॉज दे डिसाइड हाउ मच टू कंज्यूम, उनको पता है कितना वो कंज्यूम करना है। दे मे बी प्रोड्यूसर्स, और वो प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, एंड दे विल डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। एंड दे मे बी एंटिटीज लाइक गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस, बैंक्स, एंड डिफरेंट इकोनॉमिक डिसीजन जो वो लेते हैं कि हाउ मच टू स्पेंड एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा, हाउ मच टू टैक्स। तो ये देखिए सभी इकोनॉमिक एजेंट यहाँ पर बन जाते हैं। अभी बात आती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू एड्रेस द सिचुएशन फेसिंग द इकोनॉमी एज अ होल। देखिए पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर एक नाम आया है एडम स्मिथ, द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है, हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, दैट इज एडम स्मिथ। ओके, उन्होंने सजेस्ट किया है दैट इफ द बायर्स एंड सेलर्स इन ईच मार्केट टेक देयर डिसीजन following only their own self interest, economists will not need to think of the wealth and welfare of the country as a whole separately। इनका बोलना है एडम स्मिथ का, देखिए जिन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स को जन्म दिया है, फाउंडिंग फादर है, इनका बोलना है कि अगर बायर्स और सेलर्स अपना जो भी उनका डिसीजन है वो अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लेते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, इकोनॉमिस्ट जितने भी उनको वेल्थ और वेलफेयर ऑफ पूरी कंट्री के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा सेपरेटली। बट इकोनॉमिस्ट ग्रेजुअली डिस्कवर्ड दैट दे हैड टू लुक फर्दर, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इससे भी आगे देखना पड़ेगा हमें, यहाँ तक हम सीमित नहीं रह सकते। इकोनॉमिस्ट फाउंड दैट, उनको पता चला कि इन सम केसेस द मार्केट्स डिड नॉट और कुड नॉट एग्जिस्ट। इनका मानना है कि कई बार क्या होता है कि मार्केट्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर पाती, पहला रीजन, ठीक है, इसलिए एडम स्मिथ की थ्योरी से थोड़ा मूव किए आगे। सेकंड रीजन था कि इन केसेस द मार्केट एग्जिस्ट बट फेल टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए इनका बोलना था कि डिमांड भी उतना ही रहेगा, सप्लाई भी उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर कोई चिंता का विषय नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट में, डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, ओके, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। थर्ड रीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन अ लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन जो हमारी सोसाइटी में स्टेट है या फिर एक ग्रुप है, उनके अंदर क्या होता है,
had decided to pursue certain important social goals unselfishly, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, डिफेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इनके लिए काम करना जरूरी है। ओके, और वो इंडिविजुअल तो यहाँ पर डिसीजन ले लेगा, लेकिन किसी कम्युनिटी के लिए डिसीजन कौन लेगी? सरकार। सो फॉर these purposes macroeconomists had to study the effect in the market। देखिए, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उनको स्टडी करना पड़ता है मार्केट में इफेक्ट टैक्स का, और जो भी बजट की पॉलिसी सरकार बनाती है उन सब का इफेक्ट उनको स्टडी करना पड़ता है। आगे देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज देयरफॉर डीप रूट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा डीप रूट्स हैं यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बिकॉज इट हैज टू स्टडी द एग्रीगेट इफेक्ट ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। रीजन देखिए क्या है, इसके पीछे रीजन क्यों है इतना ज्यादा डीपली रूटेड। देखिए इसका रीजन आएगा, बिकॉज ये स्टडी करते हैं कंप्लीट इफेक्ट ऑफ जितने भी डिमांड और सप्लाई का फोर्स है उनका जो इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में, उनको स्टडी करना पड़ता है। ओके, सो इन एडिशन इट हैज टू डील विद पॉलिसीज। सो इनको डील भी करना पड़ता है ऐसी पॉलिसीज जो मॉडिफाई करें इन फोर्सेज को। इफ नेसेसरी क्या होता है, ऐसी चॉइस फॉलो करना जो सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है आउटसाइड द मार्केट। अभी देखिए जैसे कोई डेवलपिंग देश है लाइक इंडिया, सच चॉइसेस हैव टू बी मेड टू रिमूव और रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ऐसी चॉइस लेना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे सो दैट जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो सके। ओके, बच्चों को एजुकेशन मिल सके, जो पुअर लोग हैं हेल्थ केयर मिल सके उनको, गुड एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिफेंस कंट्री का सफिशिएंटली वहां पर हो जाए। सो मैक्रो इकोनॉमिक शो करता है दो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर एविडेंट इन डीलिंग विद द सिचुएशन वी हैव जस्ट लिस्टेड। अब जो ये सिचुएशन है इसके लिए दो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। फर्स्ट, हु आर द मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर। देखिए हम ब्रीफली इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं कि इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर होते कौन है। हम जब से बोल रहे हैं कि डिसीजन लेंगे, ठीक है, हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन कौन है ये? लेट्स सी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो परस्यू की जाती है स्टेट इटसेल्फ या फिर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, ठीक है, सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इनके जैसे और भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अलग अलग अपने दायरे में काम करते हैं। टिपिकली ईच सच बॉडी विल हैव वन और मोर पब्लिक गोल्स। अभी देखिए इनका एक या एक से ज्यादा पब्लिक गोल होगा जो देश के लिए काम करना है इनको, जो कि कानून या कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में लिखा होगा कि आपको ये परस्यू करना है। अभी देखिए दीज गोल्स आर नॉट दोज ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट मैक्सिमाइजिंग देयर प्राइवेट। यहाँ पर देखिए कोई प्राइवेट प्रॉफिट की बात नहीं होगी, ये पूरे देश के लिए काम करेंगे, इसलिए यहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉफिट की बात नहीं होगी। थस द मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल। सो यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो इंडिविजुअल डिसीजन लेने वाले व्यक्तियों से अलग होते हैं। ठीक है, सेकंड, व्हाट डू द माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स ट्राई टू डू। लेकिन ये करते क्या है? देखिए ऑब्वियसली दे हैव टू गो बियॉन्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखिए सिर्फ उनको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं रखना है, उनको एक इकोनॉमिक रिसोर्स लोगों तक पहुंचाना भी है। सो दीज एक्टिविटीज आर नॉट एम्ड एट सर्विंग, इसलिए इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट ये पूरा नहीं करते, ये पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर दो बातें डिस्कस की हैं कि एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो पूरी कंट्री के लिए काम करे, और दूसरा कि ये पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करता है। सो अगला जो टॉपिक है बेसिकली हमारा 1.1 जो टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज एमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए एडम स्मिथ के बाद जो उन्होंने बातें रखी उनके बाद थोड़ा सा ये इंप्रूव हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये अपना आगमन है। तो कैसे हुआ ये एमरजेंस, सब कुछ हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। देखिए ये बात आप जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक सेपरेट ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जे.एम. केन्स के द्वारा लाया गया है। ठीक है, जे.एम. केन्स के द्वारा ये लाया गया है, जो इनकी बुक थी एक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936। तो आपको याद रखना है इनकी बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी इन 1936। देखिए द डोमिनेंट थिंकिंग इन इकोनॉमिक्स बिफोर केन्स वाज दैट, देखिए जो केन्स से पहले की जो थ्योरी थी वो ये मानते थे कि लेबरर्स हु आर रेडी टू वर्क विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल द फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस थ्योरी को। इन थ्योरी का क्या मानना था कि जो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट चाहता है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सभी फैक्ट्रीज जितनी भी फैक्ट्रीज है वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम करेंगी, 100% कैपेसिटी में काम करेंगी, और एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप मिल जाएगी। बट ये थ्योरी इसको बोला जाता है, देखिए स्कूल ऑफ थॉट इसको बोला जाता है क्लासिकल ट्रेडिशन, ये बात याद रखिएगा। हाउएवर हुआ क्या, ये बात आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। इसके बाद क्या होता है कि जो आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट लेवल है जितना भी यूरोप और अमेरिका का था वो बहुत ही गैप में आ गया, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी। तो ये थ्योरी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। ठीक है, और आप जानते हैं इसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज पे भी पड़ा। डिमांड जो था वो कम हो गया, बहुत सारी फैक्ट्रीज आइडल थी, वर्कर्स की नौकरी चली जाती है। सो ये जो दायरा था 1929 से लेकर 1933,
यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3% से 25% बढ़ गया था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है कि नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग एंड आर लुकिंग फॉर जॉब्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग और लुकिंग फॉर जॉब्स, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का बताया गया है। तो इसी पीरियड में क्या होता है कि जो टोटल आउटपुट था, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, टोटल जो आउटपुट है वो भी 33% कम हो जाता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी लगभग 25% बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं दोनों में कोई यहाँ पर इक्वलिटी नहीं रही। इन इवेंट्स की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिस्ट थोड़ा और सोचते हैं कि इकोनॉमी को हम नए तरीके से कैसे चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जाता है, केन्स का यहाँ पर आगमन होता है, उनकी बुक का अटेम्प्ट था इस डायरेक्शन में कि हम इकोनॉमी को ऐसे भी चला सकते हैं। इनसे पहले के जो व्यक्ति थे, देखिए हिज अप्रोच, उनके अलग थी इनकी अप्रोच। इनकी अप्रोच थी एग्जामाइन करना कि इकोनॉमी एंटायरली चल कैसे रही है और एग्जामाइन करना सब सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंस। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले व्यक्ति क्या करते थे इकोनॉमिक्स में, हर एक चीज को इंडिविजुअली देखते थे, ठीक है, हर एक चीज को क्या बोलते हैं इंडिविजुअली देखते थे, ठीक है। लेकिन केन्स ने क्या किया, केन्स ने इन सभी जितने भी सोसाइटी के अंदर फैक्टर्स काम कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, उन सबको रिलेट करना स्टार्ट किया कि एक चीज का प्रभाव दूसरी चीज पर कैसे पड़ रहा है। द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज बोर्न, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, देखिए अभी तक हमने देखा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था, जेएम केन्स के बारे में हमने पढ़ा। अभी देखिए हमारे पास होता है कैपिटलिस्ट कंट्री, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर मेनली कैरिड आउट बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। वहां पर कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज का दबदबा होता है, वो अपना यहाँ पर सारा काम करते हैं, ठीक है। उनका यहाँ पर जितना भी उनका फैक्ट्री वगैरह है या उनके प्राइवेट ओनरशिप का यहाँ पर सिस्टम रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में। एक टिपिकल कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज की बात करें, वहां पर क्या होता है, वन और सेवरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो वहां पर अपना मेजर डिसीजन लेंगे, ठीक है। एंड बियर, उनके ऊपर ही रिस्क आएगा, उनका ही डिसीजन वहां पर होता है, ठीक है। दे मे themselves सप्लाई द कैपिटल नीडेड टू रन द एंटरप्राइज और दे मे बोरो। अब यहाँ पर क्या होगा कि उनको चलाने के लिए वो खुद भी कैपिटल दे सकते हैं, इसलिए उनका डिसीजन मान रहे हैं, या फिर वो बोरो कर सकते हैं बैंक से या कहीं से भी लोन वगैरह जो भी मिले, ठीक है। अभी देखिए अगर उनको कुछ प्रोड्यूस करना है तो उनको क्या चाहिए, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए, ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल, एंड कुछ जमीन वगैरह, एक फिक्स्ड एसेट भी चाहिए जहां पर वो अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके साथ साथ उनको इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ह्यूमन लेबर, जो प्रोडक्शन कर सके, जिसको हम लेबर भी बोल देते हैं, ठीक है। लेबर, यहाँ पर लेबर की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अभी हमने दो फैक्टर पढ़ लिए, कैपिटल, रिसोर्सेज एंड थर्ड है लेबर। अभी देखिए प्रोड्यूसिंग यूनिट जो आउटपुट आया है इन तीनों फैक्टर्स के साथ, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर के साथ, जो यहाँ पर इनको आउटपुट मिला है, देखिए तीन फैक्टर है, कैपिटल, लैंड एंड लेबर। द एंटरप्रेन्योर सेल करता है उसको, ठीक है, मार्केट में, और मनी जो उसको मिलेगा वो उसको बोला जाएगा रिवेन्यू। तो ये रिवेन्यू आपको पता लग गया होगा सिंपल, कि रिवेन्यू उसको मिलेगा। पार्ट ऑफ रिवेन्यू, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो इसको रिवेन्यू मिला है, जो इसने कमाए हैं रुपए वहां से, उसमें से कुछ तो ये रेंट के तौर पर दे देगा, बिकॉज उसने जमीन किराए पे ली है या खरीदी है जमीन, जो भी उसका वहां बनता है, कुछ इंटरेस्ट के तौर पर चला जाएगा, एंड कुछ जो उसकी सैलरी लेबर्स को दे देगा, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द रिवेन्यू, अब जो जितना भी रिवेन्यू बचता है वो उसका हो जाएगा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट। तो यहाँ से क्या पता चलता है, देखिए कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ये चार अदर फैक्टर और आते हैं। प्रॉफिट आर ऑफन यूज्ड, अब देखिए प्रोड्यूसर से द्वारा यूज होता है अगले पीरियड में, कि हम नई मशीन ले आते हैं, चलिए एक नई फैक्ट्री खोल लेते हैं, या फिर हमारा प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इन एक्सपेंसिस, जब ये जो उसके पास प्रॉफिट बचता है, ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रॉफिट उनके पास बचा है, इसको जब ये इन्वेस्ट कर देते हैं किसी नई चीज के लिए जो उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिकॉज उसने एक्सपेंडिचर किया है, तो बट इन्वेस्टमेंट की है बेसिकली, तो दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी हम शॉर्ट दायरे की बात करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ये चीजें हो कि एक प्राइवेट ओनरशिप है, प्रोडक्शन जो भी है मार्केट में सेलिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है, सेल एंड परचेज लेबर सर्विस का चल रहा है किसी प्राइस पे, और किस प्राइस पे लेबर किस प्राइस पे काम करेगा, जितना उसका वेज रेट होगा, ठीक है ना, कितने पे वो काम कर सकता है वहां पे, ठीक है, वेज लेबर भी बोल देते हैं इसको। तो इन सब पे डिपेंड करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आगे देखिए, इफ वी अप्लाई द अबव मेंशन थ्री क्राइटेरिया टू द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, हमें पता चलेगा कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैव कम इनटू बीइंग ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 3 to 400 ईयर्स। देखिए पिछले 300-400 साल से ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आई हैं। अगर हम ये तीनों फैक्टर लगाते हैं, जहां पर फैक्ट्री में एक इंडिविजुअल मालिक है, ठीक है,
और वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं, वो अकेला प्रॉफिट ले रहा है, बाकी उनको वेजेस मिल रही है, ठीक है। तो आज के टाइम का हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, कुछ यूरोप का हिस्सा, एशिया, तो ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज में आ सकते हैं। इन मैनी अंडर, लेकिन बहुत सारे अंडर डेवलप्ड देश हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर पहले किया जाता था पीजेंट फैमिलीज के द्वारा, ठीक है। वहां पर क्या होता है, देखिए प्रोडक्शन इज नॉट सोलेनली फॉर द मार्केट, वहां पर सिर्फ मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ हिस्सा वो फैमिली के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इंडिया में देखिए खेती की जाती है तो कुछ हिस्सा घर पे रखते हैं वो अपना होम यूज के लिए, ठीक है। दूसरा बाकी हिस्सा क्या होगा, मार्केट में वो बेच देंगे। तो ऐसे देश भी हैं। अभी देखिए इन मैनी ट्राइबल सोसाइटीज की अगर बात करें, वहां पर जो जमीन का ओनरशिप है वो होता ही नहीं है, ठीक है। वो अपना यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, तो कोई जमीन का वहां पर कोई हिस्सेदारी होती ही नहीं है, ठीक है। अभी देखिए डेवलपिंग कंट्रीज का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है प्रोडक्शन यूनिट्स में। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी कॉल्ड फर्म्स इन द बुक, लेकिन आप बुक में प्रोडक्शन यूनिट को क्या बोलेंगे, फर्म्स। ये बात याद रखिएगा, कुछ ये इकोनॉमिक्स के वर्ड है, टर्म्स है, इनको आप बोलते रहें। इन अ फर्म, देखिए फर्म में कौन होता है, एक एंटरप्रेन्योर, वो सारे अफेयर संभालता है वहां पे। शी हायर्स, वो हायर करते हैं वेज लेबर, जिनको वेज मिलेगा और काम करेंगे। वो एम्प्लॉय करते हैं सर्विस देने वाले लोगों को, जमीन वगैरह अपना लेते हैं जहां पर वो अपना फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर सकते हैं। हर मोटिव फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज टू सेल देम इन द मार्केट। अब देखिए मेन मोटिव क्या होता है इनका, एंटरप्रेन्योर्स का, जो फर्म में काम कर रहे हैं जो मालिक हैं, उनका काम होता है कि प्रॉफिट उनको लेना है सेल करके चीजों को, ठीक है, तो अर्न प्रॉफिट। इस प्रोसेस में बहुत सारे रिस्क और अनसर्टेनिटीज तो चलती रहती है, देखिए ओके। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, उसको ज्यादा प्राइस ना मिले, जितने का वो चीज बना है उससे थोड़ा सा कम प्राइस उसको मिले, तो कई बार उनको यहाँ पर लॉस भी महसूस करना फेस करना पड़ जाता है। अभी देखिए बहुत डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट कैपिटलिस्ट सेक्टर देयर इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। देखिए अभी एक बार इसको यहाँ पर दोबारा समझाते हैं। देखिए अगर हम किसी भी देश की बात कर लें, डेवलप है या वो डेवलपिंग है या वो अंडर डेवलप्ड है, वहां पर सिर्फ प्राइवेट एक जो फैक्ट्री मालिक है उसके अलावा एक स्टेट भी होती है, ठीक है, जो सरकार होती है, स्टेट होती है जो देश चलाती है। अब वहां पे रोल ऑफ स्टेट भी आजकल आने लगा है थोड़ा सा, ग्रेट डिप्रेशन के बाद। अब उनका काम क्या है, वो कुछ कानून बनाते हैं, ठीक है, जस्टिस देना, उनको लागू करना, कानून बनाना, उनको लागू करना और उनके लिए जस्टिस देना अगर वो कानून नहीं लग रहे हैं अच्छे से, ठीक है। फिर और भी काम होते हैं इनकी इकोनॉमिकल देखें तो, कि टैक्स लगाना, जो मनी आई है टैक्स के तौर पे उसको लोगों की भलाई के लिए खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल है, कॉलेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये काम होता है स्टेट का। देखिए ये काम स्टेट ही कर सकती है, प्राइवेट जो इंडिविजुअल है वो नहीं करेगा, बिकॉज उसको यहाँ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फर्म एंड द गवर्नमेंट, एक और मेजर सेक्टर होता है यहाँ पे, दैट इज हाउस होल्ड। जैसे हमारे घर है, हाउस होल्ड सेक्टर, तो हो गया हमारे पास ये प्राइवेट यानी फर्म, स्टेट यानी गवर्नमेंट, एंड हमारे पास यहाँ पर थर्ड और आता है दैट इज हाउस होल्ड। क्या होता है भाई, हाउस होल्ड। अभी हाउस होल्ड से हमारा मतलब है कि एक सिंगल इंडिविजुअल जो डिसीजन लेता है अपने घर के, कि हमें कितना कंज्यूम करना है, हमें क्या लेकर आना है, कितना खर्च करना है, वो सेव भी करते हैं, वो पे भी करते हैं टैक्स, और ये सब हमारा हाउस होल्ड इसमें आता है। सो फार देखिए हम मेजर प्लेयर्स देख चुके हैं जो हमारी इकोनॉमी में काम करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो एंगेज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड। अब ये तो इंटरनल बातें थी कि इंटरनल में ये हो रहा है, लेकिन हम एक्सटर्नल ट्रेड भी करते हैं, देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। ट्रेड विद एक्सटर्नल सेक्टर कैन बी ऑफ टू काइंड, दो काइंड का हो सकता है, जिसमें हम सामान बाहर भेज रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट, एंड एक में होता है कि हम बाय कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, दैट इज इंपोर्ट्स, ठीक है। और देखिए जितना भी कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री में फ्लो इनटू द डोमेस्टिक कंट्री, और द डोमेस्टिक कंट्री में एक्सपोर्ट कैपिटल, देखिए ये तो गुड्स हो गया। अब कई बार क्या है, हम कैपिटल्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं आपस में, उसको भी हम इंटरनेशनल ट्रेड हमारा फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड करेंगे। सो ओके, दिस इज योर इंट्रोडक्शन अबाउट क्लास 12 चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बेसिकली ये इंट्रो था। सो इन दिस वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं इस वीडियो को, बिकॉज इंट्रो है, सो वी विल कीप इट शॉर्ट, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे हम सिलेबस को बढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे वन बाय वन हम सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसके। सो थैंक यू एवरीवन।